हेलो पीपल, वेलकम टू स्टडी विद एस। स्टडी विद एस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा संसद। लास्ट क्लासेस में हमने सब कुछ पढ़ लिया था पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। तो चलिए देखते हैं क्या होती है संसद, इसमें कौन लोग होते हैं, कैसे इसमें भाग लिया जाता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो इससे क्वेश्चन उठते हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संसद क्या होता है, आप सबसे पहले तो ये समझिए, संसद में हमारे दो सदन होते हैं। संसद में हमारे को कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब आइए, लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो ये समझ लीजिए, जो आपका लोकसभा है, इसका जो कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष का, यानी कि 5 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड होता है लोकसभा का। ठीक है। और ये कब कब होता है? कह रहा यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है हमारे कंट्री में, तो उस टाइम पे जो लोकसभा का जो टाइम है, 5 साल के लिए होती है लोकसभा। आपको पता है भाई, हर साल 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। अभी हमारे होने वाले हैं 2024 में। ठीक है, सभी को पता है कि 5 साल के लिए लोकसभा की सरकार बैठ जो मतलब जो लोकसभा का जो होता है सदन, वो 5 साल के लिए होता है। फिर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, फिर नई कुछ सरकार बनती है। ठीक है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी हुई है, कहाँ पे? देश में। अगर देश में, कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है, वो भी कौन सी? राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक बार में तुमने सोचा कि हम 10-20 साल के लिए बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार में सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये कब हुआ था? तो ये एक बार हो चुका है। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 के तहत किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो पावर है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसकी जो पावर है, ये कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये लिखा है हमारा आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ओके। अच्छा, ये कब हुआ है? तो ये याद रखिएगा, जब हमारी 5th लोकसभा थी, कब से कब तक? 1971 टू 1977। अगर ध्यान से देखें, ये 6 साल का टाइम पीरियड है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो सभी को पता होगा उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी जब लगी थी, नेशनल इमरजेंसी, तो उस टाइम पे लोकसभा का जो टाइम पीरियड था वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और कौन सा नंबर की वो लोकसभा थी? ये 5th नंबर की लोकसभा थी। ओके, चलिए राज्यसभा देखते हैं। अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। सबसे पहली चीज़, ये एक स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है, जिसका विघटन नहीं होता। मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, जैसे लोकसभा में होता है कि हर 5 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। तो राज्यसभा में होता क्या है? तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इनका टाइम पीरियड होता है, यानी कि मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है, कि मतलब हमारे जो मेंबर है वो 6 वर्ष के लिए उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और फिर हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। यानी कि हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं अर्हताएं, यानी कि एलिजिबिलिटी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, यानी कि आपके पास सिटीजनशिप हो इंडिया की। अच्छा, यहाँ पे एक है 25 साल उम्र, एक है 30 साल। तो लोकसभा के लिए आपके पास कितनी 25 साल उम्र होनी चाहिए? अगर आप 25 ईयर्स के हैं, दैट मीन्स आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। एंड अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, लोकसभा की जो मेंबर बनने की जो एज क्राइटेरिया है वो 25 ईयर्स है, और जो आपका राज्यसभा के मेंबर बनने का जो क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है। फिर नेक्स्ट कहता है, वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर, दैट मीन्स वो किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी का इसके कोई भी लाभ ना मिल रहा हो सरकार की तरफ से उसे। ठीक है। फिर दिवालिया नहीं घोषित किया होना चाहिए। दिवालिया क्या होता है भाई? दिवालिया का जो, अगर हम वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग समझें, तो दिवालिया मीन्स होता है जिसके पास कुछ ना हो। पूंजी से लेके हर तरह से जिसके पास कुछ ना रहेगा उसको सरकार
यानी कि जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, उसको दिवालिया घोषित कर देता है। ओके, तो वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। विक्षिप्त ना हो, विक्षिप्त का आप लोग मतलब समझते ही हैं। और फिर बाकी और भी संसद की जो एलिजिबिलिटी होती है वो उनको पूरा करता हो। तो कुल मिला के ये कुछ अर्हताएँ हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ हैं, जो कि आपको लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बनाती हैं। कैसे बन सकते हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए। बस एक ही क्राइटेरिया डिफरेंट होता है इनकी एज का। 30 ईयर्स के हैं तो आपका राज्यसभा, और 25 ईयर्स है तो आपका लोकसभा में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं लोकसभा, देखते हैं लोकसभा में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं लोकसभा से रिलेटेड। तो सबसे पहले कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की जो डेट होती है, यानी कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसमें उसका चुनाव होता है भाई ना। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका क्या होता है, चुनाव होता है। तो उस चुनाव की डेट जो है वो प्रेसिडेंट देता है। कौन देता है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की जो डेट है वो कौन देता है, तो वो प्रेसिडेंट देता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो अध्यक्ष हो गया लोकसभा का, तो फिर उपाध्यक्ष भी होगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट कौन देता है, तो फिर वो अध्यक्ष देता है, याद रखिएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की जो डेट होती है वो अध्यक्ष देता है। ओके, अंडरस्टैंड। दैट मीन्स फिर से देख लेते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके चुनाव की जो डेट होती है वो प्रेसिडेंट देता है। बट अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो उसके चुनाव की जो डेट होती है वो अध्यक्ष देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। कह रहा है स्पीकर पद रिक्त है तो लोकसभा के सदस्य में किसी एक को प्रेसिडेंट स्पीकर बनाता है। मान लीजिए बैठक हुई है लोकसभा की, ओके, और स्पीकर जो होता है उसका पद अगर रिक्त है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को वो स्पीकर बना देता है। मान लीजिए बैठक हुई है लोकसभा की, ओके, लोकसभा की बैठक है, बट उस दिन क्या हुआ, स्पीकर अब्सेंट हो गया। तो भाई स्पीकर तो चाहिए होता है ना। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उस लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से एक मेंबर को उठा करके वो स्पीकर बना देता है। कहते हैं ना, ज़मीन से उठा कर तुमको मैं राजा बना दूंगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यह कहता है, चाणक्य का था मैं तुम्हें ज़मीन से उठा के राजा बना दूंगा। बस प्रेसिडेंट भी वही करता है, यहाँ ज़मीन से उठा करके उसको स्पीकर बना देता है। ओके, याद रखिएगा। ये किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आपका आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 के तहत होता है। अब आते हैं अगर आर्टिकल 95 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है यदि स्पीकर डिप्टी स्पीकर अनुपस्थित हों तो प्रेसिडेंट एक लोकसभा से 10 सदस्यीय समिति बनाता है जिसमें से किसी एक को एज अ लीडर चुनता है। मतलब अब क्या है, कह रहा है कि यदि मान लो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अब्सेंट हों, दोनों ही ना आए हों उस दिन, तो क्या होता है, तो फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा में 10 मेंबर्स को चुनता है, उनकी एक कमेटी बनाता है, ठीक है, और फिर उस कमेटी में से ही किसी एक को एज अ लीडर चुनता है, यानी कि जो लीडर या स्पीकर जो भी आप कहें उसको वो सेलेक्ट करता है या चुनता है। ओके, फिर से देख लीजिए। आर्टिकल 95 सब क्लॉज 2 कहता है अगर मान लीजिए लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो उस लोकसभा के मेंबर्स में से को मिला करके 10 मेंबर्स को मिला करके एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी में से एक को एज अ लीडर वो सेलेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा पद की रिक्ति होती कैसे है, मतलब लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं या इनके जो डिप्टी स्पीकर होते हैं इनकी पद रिक्ति होती कैसे है। मतलब नहीं अनुपस्थित है, चलिए बीमार हैं तो समझ में आता है अनुपस्थित है, लेकिन कुछ और कंडीशंस होती हैं ना जिनका पद रिक्त रह गया है ही नहीं, हटा दिए गए हों, तो ऐसा कब सिचुएशन बनती है, चलिए वो देखते हैं। तो पद की रिक्त की बात करें यदि वह लोकसभा का सदस्य ही ना रहे, मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उसको जो लोकसभा मान लीजिए कोई उस पर दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो फिर वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उससे हट जाता है ना, तो फिर उसकी जो मेंबरशिप थी वो खो दी गई। तो जब वो लोकसभा की जो मेंबरशिप होती है अगर वो नहीं रह जाएगी तो भी उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा का वहाँ पे मेंबर बनना है तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपको पूरा करना होता है। अगर आप किसी एक पॉइंट में भी चूक जाते हैं, कोई भी एक पॉइंट आपका मिस रहता है या आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। अगर मान लीजिए पहले मिल गई है और फ्यूचर में आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी वो मेंबरशिप वापस ले ली जाती है, यानी कि आपको हटा दिया जाता है वहाँ से। तो ठीक है, तो याद रखना
किसी भी स्पीकर या उसके डिप्टी स्पीकर की पद रिक्ति कब होती है? जब वो लोकसभा का सदस्य ही ना रह जाए। और कब नहीं रह जाएगा? जब वो जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा ना कर रहा होगा। ओके। फिर यदि लोकसभा का स्पीकर और क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, किसको दे दे? डेप्यूटी स्पीकर को। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़ क्या है कि भाई पद कैसे रिक्त होगा? पहला था कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, यानी कि सदस्य ही ना रह जाए वो लोकसभा का। दूसरा है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्याग पत्र दे दे। भाई आप रिज़ाइन दे दोगे तो आप पद यानी कि खाली हो जाएगा। आप जिस पद पे काम कर रहे हो उस पद से अगर आप रिज़ाइन दे दोगे तो दैट मीन्स वो पद खाली हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन यही होती है कि अगर लोकसभा का स्पीकर अपने पद से क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, ठीक है, तब खाली होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर को देता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र डेप्यूटी स्पीकर को देता है। ओके। अच्छा, मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर को त्यागपत्र देना है तो डेप्यूटी स्पीकर भी अपना त्यागपत्र किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को देगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को नहीं देता है। क्योंकि बहुत जगह होता है ना कि भाई प्रेसिडेंट अगर चुन रहा है तो प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं ये अपना त्यागपत्र एक दूसरे को ही देते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इनका रिमूवेबल कर देना, इनको हटा दिया जाना। अब हटा कैसे दिया जाएगा इनको इनके पास से? मान लीजिए किसी ऐसे काम में पाए गए हैं जो कि गलत काम में पाए गए हैं, जांच बैठी है, तो इनको हटा दिया जाता है। अच्छा, इनको हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है, ये नहीं कि हमने पाया और हम गए, सुनो हटो हटो यहाँ से, चलो तुम्हारा पद खाली किया जाता है, ऐसा नहीं है। इनको 14 दिन पहले बताया जाता है कि भाई आप पे ये केस हुआ है, इसके तहत आपको हटाया जाएगा। तो उनको 14 दिन पहले 14 डेज पहले उनको इसके बारे में बता दिया जाता है। और फिर वहाँ पे लोकसभा में चुनाव किया जाता है। ऐसे नहीं कि हमने गया और हटा दिया, फिर इनको चुनाव किया जाता है। चुनाव क्या होता है, किस कंडीशन पे इनको हटाया जाता है? तो याद रखिएगा, बहुमत के आधार पर इनको हटाया जाता है। ओके। बहुमत क्या होता है? 50% +1। 50% +1 कब होना चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका होना चाहिए बहुमत। अब बहुमत की कंडीशन क्या होती है? 50% +1, यानी कि मान लीजिए 100 मेंबर्स थे, 100 में से 50% कितना हुआ? 50 मेंबर। 100 में से 50 लोगों ने वोट तो किया, लेकिन +1 यानी कि 51 वोट होने चाहिए कि हाँ भाई इनको निकाला जाना चाहिए, इनको इनके पास से हटा देना चाहिए। तो 51 वोट्स हुए जहाँ 100 में से, इनको हटा दिया जाएगा इनके पास से। ओके। तो ये होती है 3 कंडीशंस होती है जिनके आधार पर पद की रिक्ति होती है। याद रखिएगा 14 डेज पहले इनको बताया जाता है कि आपके ऊपर ऐसा होने वाला है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में क्या 2 पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा में क्या है? 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। सभापति कौन होता है? वेरी वेल नोन, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उपसभापति कौन होता है? सभा से ही चुना जाता है। ओके, सभा से ही चुना जाता है किसको? उपसभापति को। अब इसमें भी इनकी भी पद की रिक्ति कैसे होती है? इसमें भी वही है, या तो चेयरपर्सन त्यागपत्र दे दे किसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को। क्यों भाई? जो वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरपर्सन है कि उपसभापति जो होता है उसका कब मतलब उसके पद की रिक्ति होगी? तो उसके पद की रिक्ति कैसे होगी? जब वो अपने सभापति है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है ये। जो उपसभापति होता है, भाई देखिए सबसे पहले सभापति का पद नहीं रिक्त हो सकता, ओके, क्योंकि वो सभापति होने के साथ साथ, राज्यसभा का सभापति होने के साथ साथ वो क्या है? हमारे कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट हटेगा तब जा करके सभापति हटेगा, तब तक नया आ जाएगा। लेकिन इनके पद की रिक्ति ऐसे नहीं होती है। जो उपसभापति होता है उसके पद के लिए क्या करता है? वो रिज़ाइन देता है। तो रिज़ाइन किसको देता है? वो वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि सभापति, चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन या चेयरमैन। अच्छा, इसमें भी कंडीशन ये होती है रिमूवेबल के लिए कि इनको 14 डेज पहले बता दिया जाता है और 50%+1 कहता है, यानी कि बहुमत के आधार पर इन पर वोटिंग होती है और इनको इनके पद से हटाया जाता है। ओके, सेम कंडीशंस होती हैं जो लोकसभा में होती हैं वही राज्यसभा में होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ही ध्यान रखिएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है
वो अपना त्यागपत्र वाइस चेयरपर्सन को नहीं देता है। ओके, जो वाइस चेयरपर्सन होता है अब वो त्यागपत्र देता है प्रेसिडेंट को, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, बट वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस चेयरपर्सन को नहीं देता है। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो अगर आप प्रेसिडेंट से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप सीधा सीधा सभापति लगें। जो उप सभापति होता है वो सभापति को दे सकता है अपना त्यागपत्र, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र उप सभापति को नहीं देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आते हैं संसद के सत्र। तो आप समझिए सत्र क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर के सत्र का मतलब होता है बैठक। जब आप कई सारे लोग मिलकर के बैठक करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सत्र। तो साल में भारत में संसद के अकॉर्डिंग 3 सत्र चलते हैं संसद के। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, एंड थर्ड होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र क्या होता है सभी को मालूम है, ये हमारा फरवरी से लेकर मई तक चलता है, क्या, बजट सत्र। मानसून सत्र कब चलता है, जुलाई से लेकर अगस्त तक। ओके, एंड आपका शीतकालीन जो विंटर होता है, विंटर सत्र जो होता है वो आपका चलता है नवंबर से दिसंबर तक। अच्छा, याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है इसकी BMW, ओके, BMW, बी से बजट, M से मानसून एंड W से विंटर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन यानी कि विंटर सत्र। होता कब है बजट, फरवरी से मई, मानसून आपका होता है जुलाई टू अगस्त, एंड आपका विंटर होता है आपका नवंबर टू दिसंबर। ओके, अच्छा, संविधान की आर्टिकल 85 के अनुसार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए। मतलब जो हमारा संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो सत्र हैं, बजट सत्र हैं, या सॉरी जो सत्र होते हैं संसद के, उनके बीच में मैक्स टू मैक्स 6 महीने का ही गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अंदाज़ा लगा लें, अगर मान लीजिए अगर आपका एक बजट जनवरी में होता है, ठीक है, तो 6 महीने का मैक्स टू मैक्स गैप करेंगे तो नेक्स्ट आपका कब होगा, अगस्त में होगा बजट। फिर अगस्त के बाद फिर अगर 6 मंथ का गैप हो जाएगा तो कब होगा आपका, वही फरवरी या मार्च में होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक साल में मिनिमम 2 बजट तो हो ही 2 सत्र तो लगे ही जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक साल में, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, संविधान में ये नहीं लिखा है कि साल में 2 सत्र होने ही चाहिए। संविधान में ये लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन शॉर्ट समझें तो वो कहना यही चाह रहा है कि एक साल में 2 सत्र होने चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मेंशन नहीं है, मेंशन क्या है कि आपका 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, किस आर्टिकल में दिया है, आपके आर्टिकल 85 में दिया हुआ है ये। ओके, अच्छा, सत्र होता क्या है, आप इसको पहले समझिए। इसका जो सत्र का जो वर्डिंग मीनिंग होता है क्या होता है। तो देखिए, सत्र का मतलब होता है बैठकें, जब कई सारे लोग मिलकर के बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि अच्छा, अब संसद में सत्र चल रहा है तो वो किस चीज़ पे विचार विमर्श करेंगे। तो भाई देश में कौन से आपके समितियाँ बनानी हैं, इसके जो क्या नाम है फॉरेन अफेयर्स हैं, या देश में क्या चल रहा है इसकी सुरक्षा को लेके, देश की शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को ऊपर उठाने के लिए। तो इन सब जितनी भी आपकी बातें होती हैं जो आपको देश को आगे बढ़ा सकती हैं, तो इन पे विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है। फिर इनके ही अनुसार यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, देश को कैसे चलाना है, कौन कौन से योजनाएं लागू करनी है। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन पर बातें होती हैं, विचार विमर्श किए जाते हैं, और तब जा कर के नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें बातें हो रही होती हैं, तो इसी को हम, इसी पूरी बैठक को हम सत्र कहते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये क्या होता है, कब होता है। कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, तो ये सबसे पहले तो याद रखिएगा आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग के तहत होता है। आर्टिकल 87, कौन सा आर्टिकल, आपका आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया जाता है। तो राष्ट्रपति अभिभाषण कब देता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 2 पॉइंट से बाद आपको कभी भी क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। पहला आर्टिकल के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, तो आपका आर्टिकल 87 होता है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो आपका आर्टिकल 87 में दिया गया है। और ये कब कब अपना अभिभाषण देता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, तो वो देता है प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक, प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक, दैट मीन्स
मान लीजिए अभी 24 में चुनाव होंगे, नई लोकसभा बनेगी, तो जब उस लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, तो उस पहली बैठक में अभिभाषण कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ओके। और नेक्स्ट होता है प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, मतलब हर साल जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, उसमें देता है। ऐसे बैठकें तो लोकसभा की साल में कई होती होंगी, लेकिन साल में जो पहली होती है उसमें अभिभाषण देता है, प्लस नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें 2 बार ही देता है। याद रखिएगा, ये 2 ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब कब ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो याद रखिएगा, एवरी नई लोकसभा की पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक पर राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्थगन। स्थगन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो स्थगन होता है आपका, सबसे पहले समझिए स्थगन का होता क्या है। मान लीजिए लोकसभा चल रही है, तो उसको कुछ समय के लिए रोक देना, कि 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, ठीक है। यानी ख़त्म नहीं कर देना, एक होता है खंडित कर देना, बिल्कुल ही ख़त्म, लोकसभा भंग कर दी, इसको हम कहते हैं लोकसभा भंग कर देना। लोकसभा भंग करने का मतलब होता है पूरी तरह से उसको समाप्त कर देना, लेकिन स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना। हम कहते हैं ना पॉज कर दो, तो ये पॉज की ही कंडीशन होती है स्थगन। याद रखिएगा, स्थगन क्या होता है? स्थगन एक तरह से होता है पॉज की कंडीशन, बाद में उसको प्ले करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस यही होता है। तो लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में करता है सभापति। सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा में बैठक चल रही है, तो लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा में जो आपकी राज्यसभा की जो बैठक हो रही है उसका स्थगन कौन करता है? वो सभापति करता है, ठीक है। जो दोनों 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 क्या नाम है, सदन के जो मेन हेड होते हैं वही उसको स्थगित करते हैं। लोकसभा में मेन हेड कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा में मेन हेड कौन होता है? सभापति, यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट होता है। ओके। अच्छा, अनिश्चित काल के लिए किए गए स्थगन को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए अनिश्चित काल के लिए बताया नहीं गया, ये कह दिया कि भाई स्थगित कर दी गई है सभा, अब कब कब तक के लिए की गई है ये नहीं बताया गया आपको। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है उसको हम कहते हैं साइन डाई स्थगन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन डाई स्थगन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे पूछा कम जाता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लीजिए अनिश्चित काल के लिए अगर स्थगित कर दी गई कोई सभा या कोई सदन, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइन डाई स्थगन कहते हैं। ओके। अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका सत्रावसान। तो ये क्या होता है सत्रावसान, इसके बारे में देखते हैं। तो सत्रावसान जो होता है ये आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है ये नहीं कि इसके मन में आया हाँ भाई हम चलो किसी भी सदन को हम उसका सत्रावसान कर देते हैं। तो सत्रावसान जो होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। कौन? प्रेसिडेंट। ये पूछा जाता है कि जो सत्रावसान होता है वो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? ऑप्शन आपके पास ऐसे होंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट से, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ करके। ओके। तो याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका मंत्री परिषद की सलाह पर, प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सलाह पर किसी भी सदन का सत्रावसान करता है। अच्छा, सत्रावसान जो होता है इस अगर मान लीजिए किसी सदन का सत्रावसान हो जाता है, तो सत्रावसान के चक्कर में किसी भी बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई बिल लाया गया है, ठीक है, मान लीजिए सत्रावसान हो गया तो वो बिल बाद में ख़राब हो गया है, उसको दोबारा लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए बिल एक बिल आया है, वो लोकसभा में पारित हो गया है, फिर हमें उसको राज्यसभा में जाना, अब राज्यसभा से पारित कराने की बारी है, लेकिन तब तक क्या हुआ? सत्रावसान हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब अगली बार बैठक होगी तो वो जो बिल होगा वो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था। मान लीजिए लोकसभा में पारित हो गया था, अब राज्यसभा की बारी थी, तो वो राज्यसभा से ही चालू होगा बिल। तो सत्रावसान का किसी भी बिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? कह रहा है विघटन। अब विघटन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो विघटन कार्य सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, यानी कि विघटन हो, कहते हैं ना विघटन, विघटित हो जाना। तो विघटन जो होता है वो आपका किसका होता है? वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? लोकसभा का ही होता है। और कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ओके। विघटन क्या होता है? अब इसको देखिए। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका सत्रावसान होता है और जो विघटन होता है, ये दोनों कौन करता है? ये दोनों के दोनों प्रेसिडेंट करते हैं।
और आपका जो क्या नाम है स्थगन होता है वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। लेकिन अगर सत्रावसान की बात की जाए, विघटन की बात की जाए, तो ये कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि हमारा राष्ट्रपति करता है। ओके, अब होता कैसे है? अविश्वास प्रस्ताव के समय प्रेसिडेंट लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता। मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव किसी के लिए आया हुआ है, तो ऐसे समय पे जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता। मान लीजिए राष्ट्रपति के खिलाफ ही आ गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मालूम है आपको क्या होता है? मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम कर दिया जो औरों को समझ में नहीं आया। मान लीजिए हम राष्ट्रपति हैं और बाकी पार्टी हमारे साथ में 10 लोग हैं जो कि आपके गवर्नमेंट में हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं। हमने ऐसा काम कर दिया बिना पूछे, लेकिन उनको हमारे काम अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या करेंगे? हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। जब हम सोचेंगे अरे अविश्वास प्रस्ताव आ गया यानी कि हमारी तो मुसीबत हो गई, तो हम ऐसा करें ना कि लोकसभा ही विघटित कर दें, तब हमारे पास से वो पावर छिन जाती है, तो हम उस समय पे लोकसभा विघटित नहीं कर सकते। ओके, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर आ जाता है उस समय, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता है। तो याद रहेगा, तो विघटन कौन करता है? विघटन कौन करता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा? तो राज्यसभा में तो होता ही नहीं है विघटन। होता किसका है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। और कौन करता है लोकसभा का विघटन? वो करता है आपका राष्ट्रपति। लेकिन अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो राष्ट्रपति फिर उस समय लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, विघटन 2 समय पर होता है। अच्छा, विघटन होता किन किन रीजन से है? कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि विघटन हो जाए? तो विघटन आपका याद रखिएगा 2 समय पर होता है। 2 कंडीशंस होती हैं विघटन होने की। जब लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाए, मान लीजिए लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाएंगे तो अपने आप विघटित हो जाएगी लोकसभा। लेकिन जब मान लीजिए जब मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को लोकसभा का विघटन करने की सलाह दे, याद रखिएगा यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। पहली, या तो उनका टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो पूरा हो जाए 5 साल का, या फिर मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को विघटन करने की क्या दे? सलाह दे। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद हमेशा सलाह देती है किसको? प्रेसिडेंट को। ओके, अब उनकी बात को मानना ना मानना ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, बट ऐसा होता नहीं है। कहता है ना, प्रेसिडेंट सिर्फ दिखावे का राजा है, असली राजा कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड होता है, वो जो कह देगा वही होता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो पावर्स होते हुए भी हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं भी है, क्योंकि उसको करना वही पड़ता है इन शॉर्ट जो मंत्रिपरिषद उसको कहता है। ओके, तो क्या हमने समझा कि विघटन सिर्फ 2 बेसिस पे होता है। पहला, अगर लोकसभा का जो टाइम पीरियड है 5 साल का वो कंप्लीट हो जाए, या फिर मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को सलाह दे कि वो लोकसभा का विघटन कर दे, तो वो कर देगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं संसद के कामकाज। तो संसद के कामकाज क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रश्नकाल। सभी ने सुना होगा प्रश्नकाल आता है, जब आपकी बैठकें चल रही होती है तो उसमें सबसे पहला आता है क्या? प्रश्नकाल। तो आपका जो प्रश्नकाल होता है, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। याद रखिएगा, जो प्रश्नकाल होता है इसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो आइए देखते हैं ये तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न होते कौन कौन से हैं। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तो मंत्रियों को इस पर मौखिक जवाब देना होता है। मतलब ऐसे सवाल जो तारांकित होते हैं, तारांकित का मतलब उनके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उन पर स्टार बना होता है, यानी कि आप कह सकते हैं तारा बना होता है। तो मतलब ये होता है कि आपको उसका जवाब देना ही देना है और मौखिक रूप से देना है। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब ओरली देना है और इसके लिए आपको 10 to 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? 10 to 15 डेज़ का। तो मंत्रियों को इस पर मौखिक जवाब देना होता है और ये 10 to 15 डेज़ का इसमें समय मिलता है। अच्छा, इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर आते हैं अतारांकित प्रश्न। क्या होते हैं? तो अतारांकित प्रश्न होते हैं, इन पर मंत्रियों को लिखित जवाब देना होता है और ये भी इसके लिए भी इनको 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है। तो याद रखिएगा, तारांकित प्रश्न जो होते हैं इस पर उनको मौखिक जवाब देना होता है और इसके लिए उनको 10 से 15 दिन का समय मिलता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न में। बट अगर अतारांकित की बात करें तो अतारांकित प्रश्न में क्या होता है? मंत्रियों को इन रिटन जवाब देना होता है, लिख करके। ओके, फिर आते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? ये कम समय के अंतराल में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। जिन मतलब ये मान लीजिए ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये कह सकते हैं।
तो अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? कम समय के अंतराल में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं ये। और इसमें कौन से प्रश्न होते हैं? ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। क्या होते हैं? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि अविलंबनीय लोक महत्व। मतलब मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी कुछ अभी हमारे यहाँ क्या फैला था, कोविड फैला था। तो कोविड में कोई नया नियम लागू करना है, ठीक है, तो ये क्या है, या वैक्सीन हमें बना करके कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी बांटनी है, तो इसके लिए जो नियम, जो आपके जो रूल्स बनते हैं, रूल्स एंड कंडीशन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोक सेवा, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं रूल। तो इनको बनाने के लिए ऐसे अगर इनके लिए अगर कोई क्वेश्चंस किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें समय कम दिया जाता है, इसमें 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है, और इसमें जवाबदेही मांगी जाती है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए 2 सांसद हैं, ठीक है, एक ने पूछा भाई कि बताइए आपने कहाँ कहाँ पे वैक्सीन बांटी है, क्योंकि लोक सेवा का लोक महत्व क्वेश्चन है कि भाई आपने जो वैक्सीन थी, मान लीजिए 10,000 डोज बने थे वैक्सीन के, जिसमें से 5,000 डोज अभी लगेंगे, तो 5,000 डोज कहाँ गए? तो भाई होता है ना, कुछ लोग ब्लैक में बेच देते हैं, तो कहाँ गए वो? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि भाई वो जो वैक्सीन है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान को तो लगनी नहीं है, लगनी किसको है? पब्लिक को ही लगनी है, लोक महत्व के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है मैक्स टू मैक्स, और इसमें जवाबदेही होती है। ओके, तो याद रखिएगा, जो अल्प सूचना के जो प्रश्न होते हैं वो कम समय के अंतराल में पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादातर किससे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन? ये अर्जेंट पब्लिक, क्योंकि इसमें नाम में ही लिखा हुआ है अर्जेंट, ये नहीं कि इसमें आपको 10-15 दिन या महीने भर का समय मिले, मैक्स टू मैक्स 1 to 2 days को आप दे के अंदर अंदर आपको हमें इसका आंसर देना होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है? अब आते हैं शून्यकाल, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? जीरो आवर कहते हैं। तो आपका जीरो आवर हम लोग कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है? सबसे पहले इसको जोड़ा कब गया था? 1962 में इसको जोड़ा गया था। किसको? शून्यकाल को। अच्छा, शून्यकाल शुरू कब से होता है? याद रखिए, कई अक्सर पूछा था। शून्यकाल आपका 12 बजे से शुरू होता है। ओके, सांसद डायरेक्ट मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें। तो जीरो आवर जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, जो सांसद होते हैं वो आपका मंत्रियों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये कब शुरू होता है? ये 12 बजे शुरू होता है। एग्जैक्ट 12 बजे ये शुरू हो जाता है शून्यकाल, यानी कि जीरो आवर। ये कब जोड़ा गया था? 1962 में इसको ऐड किया गया था। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है आधे घंटे की चर्चा। ये क्या होता है आधे घंटे की चर्चा? आइए इसको देखते हैं, आधे घंटे की चर्चा को क्या होता है ये। तो आधे घंटे की चर्चा जो होती है, लोकसभा में अलग होती है, राज्यसभा में अलग होती है। लोकसभा में जो आधे घंटे की जो चर्चा होती है वो आपकी होती कब कब है? ये आपकी होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यानी कि ध्यान से देखें तो एक दिन छोड़ के होती है, यानी कि मंडे, फिर ट्यूसडे को नहीं होती है, वेडनेसडे को होती है, फिर थर्सडे छोड़ करके फ्राइडे को होती है। तो लोकसभा में क्या होता है, सिर्फ 3 दिन ही आधे घंटे की चर्चा चलती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके, बट अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी दिन हो सकती है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ मंडे को ही होगी या संडे को होगी, यहाँ पे किसी भी दिन हो सकती है, सभापति की अनुमति पर। जो वहाँ का सभापति होता है, सभापति कौन होता है राज्यसभा का? सभापति जो होता है राज्यसभा का कौन होता है? वॉइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, जो आधे घंटे की चर्चा होती है वो लोकसभा में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होती है, और राज्यसभा में क्या होती है, वो किसी भी दिन हो सकती है, बस परमिशन होनी चाहिए किसकी? सभापति की। ओके, अच्छा ये किस टाइम पे होती है? जैसे हमने सुना ना, शून्यकाल जो होता है, जीरो आवर होता है, वो 12 बजे एग्जैक्ट शुरू होता है। तो आपको जो आधे घंटे की चर्चा होती है वो शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 तक ही चलती है। आधे घंटे का ही टाइम है इसका। अगर हेडिंग का नाम ही देखें तो आधे घंटे की चर्चा का मतलब ही आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट्स ओनली। तो 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की चर्चा चलती है। लोकसभा में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और राज्यसभा में किसी भी दिन, बस सभापति की परमिशन होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए। ओके, तो अल्पकालीन चर्चा क्या होती है? कह रहा अविलंबनीय लोक सेवा के लिए। अविलंबनीय मतलब जिसमें लेट नहीं की जा सकती किसी भी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अविलंबनीय लोक सेवा के लिए स्पीकर से अनुमति लेकर होती है ये अल्पकालीन चर्चा। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किसे 2 घंटे की चर्चा कहा जाता है। तो अल्पकालीन चर्चा को हम 2 घंटे की चर्चा कह सकते हैं। लोगों को लगेगा सर ये अल्पकालीन थोड़े समय के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही है।
अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, मतलब कल अल्प का मतलब इसमें ये है, ये उस सेंस में नहीं है कि थोड़े समय के लिए कि 5 मिनट में चर्चा हो जाए। ये ऐसे हेडिंग इस हिसाब से है कि मतलब इम्पोर्टेंस के बिहाफ़ पे, कि हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, हमें इस पर अभी ही बात करनी होगी। जैसे मान लीजिए जब कोविड आया था तो अर्जेंट लोकसभा बैठकें हो रही थी कि क्या किया जाए, कैसे वैक्सीन बनाई जाए, कौन कौन वैक्सीन बनाएगा, कहाँ से लोगों को, जैसे हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे कैसे, कितने बेड कराए जाएँ, कितने ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जाए। तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़े कि अरे एक ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है 15 दिन बाद देखेंगे। तो उस सेंस में कि इम्पॉर्टेंस किसकी है, लोक सेवा के लिए। तो इसलिए ये जो बैठकें होती हैं तुरंत कराई जाती हैं, इस पर चर्चाएँ भी तुरंत होती हैं, इसलिए इसमें लिखा गया अल्पकालीन चर्चा। और भाई ऐसे जब टॉपिक होते हैं तो काफ़ी देर तक बातें चलती हैं, इसलिए कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते होंगे, इसलिए 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है इसको। ओके, तो याद रखिएगा अल्पकालीन चर्चा क्या होती है, ये अविलंबनीय लोक सेवा के लिए स्पीकर से अनुमति लेकर की जाती है, प्लस इसको 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। ओके, एंड आई थिंक आपका आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप जो मैंने पढ़ाया हो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।